पहला सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इस तरह के सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। एग्जाम में कभी भी आपको इस तरह के सवाल देखने को बन जाता है। जैसे कि 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में, ये वर्ड जो है ध्यान में आपको रखना है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम पूछेगा या फिर श्रेणी क्रम पूछेगा। समांतर क्रम पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम होता तो R=R1 प्लस R2 प्लस जो भी जहाँ तक भी जिसके जितना वैल्यू दिया है उस अकॉर्डिंग आपको रखना है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया है, इसलिए यहाँ पे समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा और श्रेणी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो समांतर क्रम की हो रही तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये तीनों जितने भी R1 जो यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 3 ओम है और R3 का जो है आपका 6 ओम है। वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो R का जो है वैल्यू निकल के आएगा 1, ठीक है। R का वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है कि वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है और आपको शक्ति निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। P का वैल्यू आपको चाहिए, कुछ नहीं करना। वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ से अगर R निकल गया है तो ओम का नियम पता है कि V = IR होता है, तो यहाँ से I का वैल्यू क्या होगा? I = क्या होगा? V/R होगा। V कितना है? 5 वोल्ट। R कितना है? 1। यहाँ से जब वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पेयर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या आ गया? I = यहाँ पे आ गया 5 एम्पेयर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? P की वैल्यू तो निकालना था ना, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P = शक्ति का एक फार्मूला होता है, P = V/I होता है। V/I रखेंगे। V का वैल्यू यहाँ पे आपको आ चुका है ना, सॉरी, यहाँ पे V का वैल्यू तो आपको दिया हुआ 5 वोल्ट जो कि मैंने रख दिया, और I का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। 5 × 5 = 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है। श्वसन तंत्र की इकाई होती है कूपिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। इसका काम क्या है? गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं किडनी। किडनी का जो होता है इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। किडनी से जो बना होता है, ठीक है, उसमें एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस से आपका स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। जिसको इसमें अगर नेफ्रॉन की बात करें, यहाँ पे किडनी के अंदर में आपको नेफ्रॉन को होगा, नेफ्रॉन की जो इकाई होगी वो होगी किडनी की इकाई कहलाएगी, है ना। नेफ्रॉन किडनी की इकाई कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जरूर ध्यान में रखिएगा। जब CO2H2O किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? भोजन बनाएगा। कौन? अपना भोजन। पौधा क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल के साथ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा अपना पौधा। तो इसका समीकरण को यहाँ पे बैलेंस किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। चलिए तो क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या पाया जाता है? ये आपको पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। और इसमें एक और धातु पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको अल्केन का सूत्र याद रखना है, अल्केन का और अल्काइन का, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके का सवाल आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे अल्केन का अगर मैं बात कर लूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। वही अल्कीन का मैं बात करूँ तो CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मक होती है? किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मक होती है? जो आपका हैलोजन ग्रुप में होता है, कौन कौन होता है? फक्कल बरी, है ना, फक्कल बरी, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो आपका क्या है? ये हैलोजन ग्रुप है। क्या है ये? सारे के सारे हैलोजन ग्रुप में इसमें जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो किसकी होती है? ध्यान रखिएगा, आपका फ्लोरीन की होती है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट सवाल पे अगर बढ़ते हैं हम, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और
अधातु के ऑक्साइड, सॉरी ध्यान रखिए, अधातु के अम्लीय होते हैं और धातु के क्षारीय होते हैं। अ से यहाँ पे ध्यान रखिए, ट्रिक याद रखिए, अ से अधातु, अ से अम्लीय। ठीक, कार्य का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो जूल होता है, लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ जाए सीजियस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, चलिए कार का बीमा सूत्र भी ध्यान रखिए। कार का बीमा सूत्र क्या होता है, ML² इनवर्स T² होता है। और अगर पूछ लिया जाए कार की राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। शक्ति का बीमा सूत्र क्या होता है, ML² T इनवर्स 3 होता है। ठीक है, TQ होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से फॉर्मूला। तो ये सारे के सारे फार्मूला आपको कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्य का दिया हुआ है। ठीक है, कार्य को कहाँ से निकालेंगे आपको सिंपल है कि पहले यहाँ पे जो P = क्या होता है आपका, W/, क्या होता है, T होता है। ठीक है, और यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, F/S होता है। तो F/S यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे टाइम आपका जो है आपका T होगा और F/A। तो अब यहाँ से फोर्स का क्या होता है, फोर्स का बीमा यहाँ से ध्यान रखिए, MLT इनवर्स जो होता है, MLT² होता है इनवर्स में, MLT इनवर्स 2 होता है। और S जो होता है आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका L होगा, ठीक, और यहाँ पे T होगा, यहाँ पे क्या MLT कर दीजिए। ठीक है, तो M क्या हो गया, L हो गया L², और T यहाँ नीचे ऊपर जाएगा तो T इनवर्स Q हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसी चीज़ का, हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक, शक्ति का, तो ये हो गया आपका शक्ति का। ठीक है, ये आपका शक्ति का हो गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका शक्ति का निकालने का फॉर्मूला था P = W/T। ठीक है, चलिए तो कार्य का जो होता है, कार्य का ध्यान रखिएगा, आपका ML² T इनवर्स स्क्वायर होता है। अब कार्य का क्या होता है, W = F/S होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था फोर्स का क्या होता है, ML, यहाँ पे देख लीजिए, T इनवर्स 2 माइनस का इंटू S का क्या होगा, L। तो L मिलकर क्या होगा, L² हो जाएगा, ML² T इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, T इनवर्स स्क्वायर होगा, तो आपका यहाँ से मिल गया। तो कार्य का हो गया, शक्ति का मैंने बता दिया, बल का याद रखिए ML T इनवर्स 2 होता है, T इनवर्स ML इनवर्स T² होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर्वोत्तम कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। और सबसे घटिया तो पीट होता है। प्रतिरोध का समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया था। इसी पर रिलेटेड पहला सवाल भी आपका फॉर्मूला बेस्ट था, इसी पे था बेस्ट, इसलिए मैंने आपको कहा फॉर्मूला याद रखिएगा। 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 डॉट जहाँ तक वैल्यू आपका होगा। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का अगर मैं बात कर लूँ तो श्रेणी क्रम का होगा R = R1 + R2 + R3 + R4 डॉट जहाँ तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट STP या NTP पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और 22.4 लीटर में अणु की संख्या किसके बराबर होती है, एवोगाड्रो के बराबर होती है। और एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट एथेनॉल को एसिटिक अम्ल में रूपांतरित किया जाता है, तो ये किसका उदाहरण ये है, रूपांतरण किसका उदाहरण होगा, ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, वहीं एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH होता है। दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम बात करते हैं तत्व X का जो है, यहाँ पे X का चतुसंयोजक, तत्व X क्या है, चतुसंयोजक है, और Y क्या है आपका द्विसंयोजक है। तो इन दोनों तत्वों के द्वारा जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, तो X का आपको इसका इन्वर्स ध्यान रखिएगा करना होता है। X का जो वैल्यू है वो Y के वैल्यू, X पर किसका वैल्यू आएगा, Y का, और Y पर किसका वैल्यू होगा, X का। ठीक है, जब ये दोनों कटेगा तो X1 2 मीन्स कि XY2 होगा, है ना, XY2 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता जो है 3 है, एल्युमिनियम की जो संयोजकता 3 है, और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो क्या है आपका 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया, इन्वर्स करना है। एल का जो वैल्यू है आपको ऑक्सीजन वाला देना है 3, सॉरी इसका एल्युमिनियम ऑक्सीजन का 2 देना है, और ऑक्सीजन वाला वैल्यू किसका देना है 3 का। इसको यहाँ रखेंगे तो आपका रासायनिक सूत्र बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का
सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है 74 यूनिट होता है। कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का क्या होता है परमाणु संख्या 20 होता है, तो 20 का होता है तो आपका परमाणु संख्या हो गया, द्रव्यमान जो होता है आपका द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इसका ठीक लगभग दुगुना के बराबर होता है 40 हो गया। 40 प्लस, ठीक है 40 प्लस OH का क्या है आपका 40, यहाँ पे 40 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है OH का होल 2 है तो OH ऑक्सीजन का कितना होता है 8, परमाणु संख्या 8 होता है, इसका द्रव्यमान 16 होता है, 16 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, 16 1 17, ठीक है 17 दूनी 34 और 34 इसमें जोड़ेंगे, 40 में 34 जोड़ेंगे तो क्या होगा 74 आ जाएगा, 74 यूनिट, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे बात किया गया है कि 9F19, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू होता है ये क्या होता है, परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ये वाला ये होता है। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो ये होता है द्रव्यमान संख्या होता है, तो ये में से क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। 19 में से अगर 9 घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आती है आपका 10, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। और प्रोटॉन तो मैंने बताया कि आपका प्रोटॉन ये होता है 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है 9, ठीक है। एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी 18। ऐसे भी बाह्यतम कक्षा में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला 2n² होता है, 2n² फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर के की बात के लिए के का जो होता है अधिकतम संख्या होता है, ठीक है, आपका बाह्यतम कक्षा में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, इसी तरह से ये वाला फार्मूला पे चला जाएगा, ठीक है, एम पे चला जाएगा। इस तरह से आपका एम का जो है यहाँ पे क्या है 18 है, KLM, ठीक है, KLM, एम अगर 3 है तो इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर और इंटू में जो आगे 2 है 3 3 9 2 18, ठीक है। चलिए एक घूमती हुई वस्तु कोणीय वेग व्यक्त किया जा सकता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किससे व्यक्त किया जा सकता है, रेडियन पर सेकंड से। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, क्या कैसे होते हैं, वो धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। तो संयोजकता 1 2 3 का तो आपका धातु तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर 4 5 6 7 की बात कर ली जाए तो अगर यहाँ देखिए 8 में से जब जहाँ 4 से ज़्यादा होगा 8 में से घटाना होता है, 8 में से 7 अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा 1। इस हिसाब से तो 4 5 6 7 आगे बढ़ेगा धातु वाला संख्या, तो वो क्या होगा अधातु, जिसकी भी परमाणु मतलब जिसकी संयोजकता 1 हो सकती है, धातु और अधातु, ठीक है। और जितने भी जो नोबल गैस है अक्रिय गैस है, जितने भी अक्रिय गैस है उनकी संयोजकता क्या होती है वो 0 होती है, ठीक। चलिए पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा की जो सतह पर पलायन वेग जो होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य की सतह पर पलायन वेग होगा 40 किलोमीटर पर सेकंड या आपका 42 किलोमीटर भी पर सेकंड कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल सकता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है, वो धनात्मक होती है, वहीं अवतल लेंस की क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक। पेंटेन का सूत्र मैंने अभी बताया था, पेंटेन अल्केन ग्रुप का है, तो इसमें ये फार्मूला पे लगाएंगे कार्बन जहाँ पे अगर 5 होगा तो आपका यहाँ पे 5 अगर कार्बन रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 × 5 + 2, तो क्या होगा C5 5 दूना 10 2 12, तो H12 हो जाता है। यहाँ से आपका वैल्यू मिलेगा। धारा के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है, ठीक है। धारा के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। और चलिए ये हो गया। और प्रतिरोध के मैं बात करूँ, ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था ρL/एरिया होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछ लिया जाए 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और CO2 ये बहुत बार पूछा है, CO2 वाला 0.03% होता है। डाइक्लो, ठीक है, डाइक्लोफेनिक जो दवा है से कौन सा जीव विलुप्त हो गया, गिद्ध हो गया। एक्चुअली में ये जो डाइक्लोफेनिक दवा है ये एक्चुअल में पेन किलर था, पेन जो किलर होता था जानवरों के लिए, ठीक है, जानवरों का एक पेन किलर आता था। इसी से, ठीक है, इसी के वजह से क्या हुआ जो जानवर इसके सेवन से अगर मर जाते थे, अब जो मरे हुए जानवर को गिद्ध अगर उनको खाता था तो क्या होता था उनमें भी क्या, इससे उनमें एक तरह की विषाक्तता पैदा होती गई, जिससे कि इनका धीरे धीरे मृत्यु होता गया और इनकी संख्या घटते गई और एक विलुप्त के कगार पे आ गया। मनुष्य में भोजन
किस रूप में संचय होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। पौधे में भोजन किस रूप में संचय होती है? स्टार्च के रूप में संचय होती है। देखिए पीएच मान याद रखिएगा, नींबू का जो होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल तो होता है, लेकिन पीएच मान ध्यान रखिएगा 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.7 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 7.4 के आसपास में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। दोनों सवाल अलग अलग तरीके से पूछने का है, लेकिन आंसर दोनों का होगा काला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। जल क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, एक सूत्र मैंने बताया था आपके, एक सूत्र, ठीक है, तत्व के जिसमें एक सूत्र होते हैं तत्व कहलाते हैं, जिसमें 2 सूत्र हैं वो यौगिक कहलाते हैं, और जिसका कोई भी सूत्र ना हो ये मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो जल क्या होता है? H2 होता है। तो इसमें क्या हो गया? 2 सूत्र है ना, 2 सूत्र हो गया, एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा आपका यौगिक। अगर आपका तत्व बोल दिया जाए तो एक सूत्र है ना, एक सूत्र होता है जिसका, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सब एक सूत्र है, तो ये तत्व कहलाएंगे। यौगिक आपके 2 सूत्र कहलाएंगे। मिश्रण जिसका कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है? रेनिन काम आता है। और एक होता है रेजिन। रेजिन क्या करता है? झाग पैदा करता है। ठीक है, शक्ति का जो फार्मूला होता है कार्बाई में होता है, P=W/T होता है, ध्यान रखना है। इसका मात्रक जो होता है वॉट होता है। चलिए, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। वहीं कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से होती है। चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर जो स्याही लगती है उसमें क्या होता है? उसका नाम जो है सिल्वर नाइट्रेट, जो स्याही होती है उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, और कृत्रिम वर्षा वाला मैंने बताया था सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को AgCl। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने बताया था, ρL/एरिया होता है। ठीक है, तो लंबाई, इसकी लंबाई किया जा रहा है 150, मतलब 50% बढ़ा दिया जाता है, तो ये 150 के लगभग हो जाता है ना। तो 50% बढ़ाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना गुना हो जाएगा? ये लगभग 1.5 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए, नीलात होता का जो फॉर्मूला होता है, नीलात होता किससे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? आपका नीला थोथा कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकालने पर क्या होगा? देखिए, जब भी ऑक्सीजन का निकलना या हटना, ऑक्सीजन का हटना या निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जोड़ना आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और उसी का ठीक अपोजिट कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हाइड्रोजन का जुड़ना अगर बोल दिया जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों एक ही बात है। ऑक्सीजन का निकलना या हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों बातें एक ही ऑप्शन कहलाएगा। ठीक, बेंजीन का सूत्र ध्यान रखिएगा, C6H6 होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 9 होती है, डबल बॉन्ड की संख्या 3 होती है। लेकिन सवाल आपसे एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा, एक बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 12। एक बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड होता है? 3। ठीक है, चलिए, उत्तल लेंस में वस्तु F तथा 2F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेस्ट बेटिंग। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मटर के दाने के आकार इतनी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से। प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से। मटर के दाने इतना आकार की वाली ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की भी बात कर लिया जाए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ये ग्रंथि कौन होगा? पीयूष ग्रंथि। तो ये 5 बातें ध्यान रखिएगा, मटर के दाने का आकार, वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सारे के सारे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन आपका जितने भी सारे पीयूष ग्रंथि है।
इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ये छोटा वाला वर्ड है तो बड़ा वाला यहाँ पे देखिएगा, इकोसिस्टम बड़ा वाला वर्ड है तो यहाँ छोटा शब्द है, तो ट्रिक तरीका याद करने का, इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, इकोसिस्टम टेंसल है। अवतल लेंस में अगर एफ दिया हो, ठीक है, अवतल लेंस में फोकस दिया हो आपका 25 सेंटीमीटर और पी निकालना हो, तो देखिए पी का फॉर्मूला होता है 1/f। सबसे पहले तो हमें एफ तो पता करना होगा ना, एफ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा लेंस में अगर लेंस की क्षमता अगर निकालना हो तो हमें सेंटीमीटर को क्या करना होगा, मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मीटर में बदलना होगा, तो 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.25 मीटर आएगा। अब यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f, f का वैल्यू रखिएगा 0.25, तो क्या होगा 1/25 और ऊपर चला जाएगा 100, 25 चौके 100, तो 4 डायोप्टर आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिएगा। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा, मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल या जिसे विनेगर कहा जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पायलट कण किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो है P इक्वल टू 1100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। V दिया हुआ 220 वोल्ट, तो R निकालना है। R निकालने के लिए सबसे पहले तो P का एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू VI होता है। यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा, P/V हो जाएगा। तो P/V, P का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1100 वाट, V का वैल्यू दिया हुआ 220 वाट। यहाँ से आपका क्या आएगा आंसर, 5 एम्पियर। I का वैल्यू आ गया, ठीक है, I का वैल्यू आ गया, यहाँ से I इक्वल टू आ गया आपका 5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको, R निकाला, तो V इक्वल टू, V का जो होता है ओम का नियम से V इक्वल टू IR होता है, तो R बराबर क्या होगा, V/I होगा। तो R बराबर V/I होगा, और V की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 220 वोल्ट, और I आ गया आपका 5, तो क्या होगा 44 ओम इसका आंसर आएगा काटने पर, ठीक है। फेफड़ों में कूपिका का क्या काम है, गैसों का विनिमय करना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो F निकालना है। F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। R का वैल्यू 12 है, नीचे 2 है, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेरेनियर ने दिया था, याद रखिएगा। इनके अनुसार पहले और तीसरे तत्व का औसत वही होगा जो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। विक्षेपण अधिक होगा, विक्षेपण अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, और ये किस में होता है, बैगनी रंग में। विक्षेपण कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। विक्षेपण ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, ठीक है। विक्षेपण अगर कम तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा, और किस में होता है, लाल रंग में। पायरोमीटर का काम क्या है, बहुत दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने के लिए, जो कि उच्चतम तापमान के लिए होता है, उच्च तापमान मापने के लिए होता है, ठीक है। एक होता है क्रायोजेनिक जो निम्न ताप के लिए होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाने के लिए वस्तु कहाँ पे रखना होगा, 2F तथा अनंत के बीच में होगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर अगर की बात कर ली जाए तो 2F पर होना चाहिए। सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में होता है, मध्यमंडल में होता है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 क्या कहलाता है, चालकोचन, ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 क्या कहलाता है, हैलोजन। शून्य वर्ग या अक्रिय गैस या नोबल गैस किस वर्ग को कहते हैं, वर्ग 18 को। इसकी जितनी भी संयोजकता होती है वो होती है शून्य। प्रोटीन के पाचन के लिए HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का है। प्रोटीन से होने वाले रोग दो जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो क्वासिकरो और दूसरा मैरस्मस, ठीक है, जो कि अक्सर बच्चों में ये हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम ये क्या है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर इसका पाचन को, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पूछ लिया जाए दाब का, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यास्थता गुणांक का, इसका इकाई क्या होता है, इसका भी इकाई आपका न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि परम शून्य ताप कहा किसको जाता है। तो जो परम शून्य ताप है इसको कहा जाता है 0 केल्विन, या आपको -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है। इस पर 3 सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है, इस पर 3 सवाल आपके बन सकते हैं। क्या क्या देखिए, चालक क्या हो जाता है, अतिचालक बन जाता है, अर्धचालक बन जाता है, जो है अर्धचालक कुचालक बन जाता है, और इम्पॉर्टेंट है कि गैसों का जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो परम शून्य ताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इस पर सवाल भी आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका प्रतिरोधकता,
या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं, इसकी क्या क्या होती है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलॉम या एम्पियर सेकंड होता है। तो आवेश का यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा गुने समय। धारा का माप होती है, इकाई होती है एम्पियर, और टाइम का तो आपको पता है सेकंड, एम्पियर सेकंड यहीं से बना है। और इसको ट्रिक है याद करने के लिए, क्विट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्विट आप तरीका है याद कर सकते हैं। क्यू अर्थात यहाँ पे आवेश हो गया, इक्वल टू आई हो गया धारा, और टी हो गया समय। ठीक है, चलिए प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो होती है ओम होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोधकता था, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोध है, दोनों में अलग बात है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये दोनों बात अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तो उभयचर। उभयचर इसमें जो होते हैं आपके जो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं उभयचर में, उभयचर में जो होते हैं 3 जो होते हैं कक्ष होते हैं। हृदय का जो होता है 3 चैम्बर ये होता है, याद रखिएगा। पक्षी या मनुष्य की अगर मैं बात करूँ, इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। वहीं अगर मछली की बात कर लिया जाए तो मछली में कितने हृदय के चैम्बर होते हैं, वो होते 2। और सरीसृप की बात कर लिया जाए तो सरीसृप में भी होते हैं 3 चैम्बर होते हैं हट के। और यहाँ पे उभयचर, ठीक है, उभयचर की मैं बात करूँ या सरीसृप की मैं बात करूँ, इन दोनों में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर ही होते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप में भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन सरीसृप में याद रखिए अपवाद के रूप में मगरमच्छ होता है, इसमें 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं, ड्रोमडेरी कहा जाता है। ठीक है, गति का नियम किसने दिया, तो अगर सवाल अगर आज आपका पूछा जाए नियम किसने दिया तो न्यूटन ने। लेकिन आपसे गति का समीकरण पूछा जाए तो नियम तो न्यूटन हो गया, न से नियम और न से न्यूटन। लेकिन समीकरण अगर पूछा जाए तो गैलीलियो ने। ठीक है, इनके अनुसार समीकरण जो था 3 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है। ठीक है, तो गति का जो समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, लेकिन ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एस इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला ये आपका नियम है। दूसरा नियम आपका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और थर्ड जो नियम होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो पहला नियम, गति का पहला नियम क्या बताता है, इसमें वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का जो दूसरा समीकरण है इसमें क्या संबंध है, विस्थापन तथा समय का संबंध बताता है। और तीसरा जो है आपका वेग तथा विस्थापन का इसमें संबंध बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। ग्रहों का नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के कण गुण को भी साबित इन्होंने ही किया था। फॉर्मूला इनका ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का E इक्वल टू MC स्क्वायर। रेडियम तथा पोलोनियम इन दोनों की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। 1903 में इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। यदि भार W हो और प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, W/P होगा। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो होगा आपका W/P होगा। गति का दूसरा नियम से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, संवेग से। संवेग का अगर फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती, अचर होती, बदलती नहीं है। ठीक, यदि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के बाद इसमें क्या होगी, आधी गतिज ऊर्जा होगी और आधी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए जंग लगे लोहे का वजन में क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, पहले तो ये बढ़ेगा कुछ सालों तक, कुछ समय तक, फिर बाद में ये घटेगा। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और यह कैसा परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन है। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी, परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। अगर सवाल आपका पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। कैथोड की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। एनोड की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने ही किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 12 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, 282 होता है। ठीक है, चलिए परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, अगर सवाल आपका परमाणु संख्या पूछे तो परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, आपको Z से डिनोट किया जाता है, पहला चीज। और परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी Z इक्वल टू
P इक्वल टू E होता है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो गया परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ए से डिनोट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, और P प्लस N अर्थात कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। अगर आपसे पूछा जाए आधारी मात्रा की संख्या कितनी होती है? 7। वही संपूरक मात्रा की संख्या कितनी होती है? 2। चाल इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वहीं वेग की अगर बात कर लिया जाए, वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? S/T कहेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है अर्थात मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेग बटा समय होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू V/T होता है, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम, इसका होता है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। वह अगर बल पूछा है कि बल इक्वल टू क्या होता है, मीन्स कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इसका जो होता है आपको कैसे, इसका जो मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपका हो गया बल का, यहाँ तक हो गया आपका बल का केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान गुने वेग, अर्थात क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका क्या होता है मात्रक? केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आवेग, आवेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इम्पल्स कहते हैं। इसका होता है बल इंटू समय, और मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दोनों का संवेग और आवेग दोनों का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। दाब इक्वल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, दाब होता है प्रेशर इक्वल टू F/A। ठीक, अर्थात दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का भी मात्रक जो होता है आपका न्यूटन पर मीटर होता है। बल पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होगा बल बटा लंबाई होता है। ठीक, घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, इसका मात्रक होता है केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय वेग का मात्रक, कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है? रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है, इसका जो मात्रक होता है पर सेकंड होता है, या फिर आप 1/सेकंड भी कह सकते हैं। कार्य अर्थात वर्क इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस, मीन्स की बल इंटू विस्थापन, इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा या कार्य या बल आघूर्ण, इसकी बीमा क्या होती है? तीनों की जो बीमा होती है समान होती है, mL²T-स्क्वायर होता है। ठीक है, mL²T-2 होता है, ध्यान रखिएगा। दाब हो या प्रतिबल हो या प्रत्यास्थ गुणांक हो या यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो या दृढ़ता गुणांक की बीमा mL-1T-2 होता है। ठीक है, mL-1T-2 होता है, ध्यान रखना आपको। अपेक्षित घनत्व, अगर पूछ ले अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित आर्द्रता या घर्षण गुणांक या आवर्धन क्षमता या विकृति, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसकी कोई बीमा होती है। बल का अगर पूछ लिया जाए भार, दोनों का मात्रक होता है, बीमा मात्रक होता है mL/T-2 होता है। चाल और वेग का जो बीमा होता है LT-1 होता है। एक फर्मी या फेम्टो इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻9 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद आते हैं आपका एक माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻6 मीटर होता है, या इसको क्या लिख सकते हैं? 0.001 mm होता है। चलिए, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। वहीं एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 होता है प्रकाश वर्ष। और यहाँ पूछा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.083 × 10⁻16 मीटर होता है। चलिए, रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? गाइगर मूलर काउंटर का यूज होता है।
रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरण को उत्सर्जित करने के बाद किस में बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक किस कारण अस्थायी होते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या होता है? ड्यूटियो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है या ग्रेफाइट होता है मंदक के रूप में। नियंत्रक के रूप में होता है बोरॉन या कैडमियम होता है। और शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम या पोटेशियम का यूज़ हम लोग करते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, शीतलक के रूप में किसका यूज़ होता है? ध्यान रखना है आपको। सूर्य के नाभिकीय संलयन का स्रोत अगर पूछा जाए या ईंधन पूछा जाए तो वो है हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपका नाभिकीय सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद पूछेगा तो वो है हीलियम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वहीं परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोनों अनियंत्रित होगा, बम जो भी होगा सभी अनियंत्रित होगा, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होगा और वही ये होगा जो परमाणु बम होगा आपका नाभिकीय विखंडन पर होगा। नाभिकीय विखंडन का परिभाषा क्या होगा? एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के, ठीक है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, इसे कहते हैं परमाणु बम। वहीं अगर नाभिकीय संलयन की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? इसका होगा दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व बन जाए, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बम। परमाणु बम बनाने में किसकी सहायता आवश्यक होती है? यूरेनियम 92-235 तथा प्लूटोनियम 94-239 का यूज़ होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ होता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। इसे अस्माली बुद्धा नाम दिया गया। कहाँ पे हुआ था इसका प्रयोग? जो हुआ था आपका पोखरण। परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण हुआ था। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तारापुर। कहाँ पे ये पड़ता है? महाराष्ट्र में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? इसमें नाभिकीय जो ऊर्जा होता है वो बदल कर क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ kx² होता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए उद्योग में या यंत्र की शक्ति में या बड़े यंत्र की शक्ति में या व्यवहारिक शक्ति का मात्रक क्या होता है? सबका मात्रक होता है हॉर्स पावर HP। वहीं बहुत बड़े यंत्रों की शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनऑक्सीशोषण द्वारा क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि साइंस के जितने भी सवाल मैं बताऊँ सारे के सवाल इंपॉर्टेंट, चाहे दहन की बात कर लीजिए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दहन हो गया ऊष्माक्षेपी, ठीक है, आपका श्वसन हो गया ऊष्माक्षेपी, दहन हो गया ऊष्माक्षेपी, लेकिन बाष्पोत्सर्जन होता है, ये वेपोरेशन की अगर बात कर लिया जाए, ये क्या है? आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन एवं ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। किण्वन की प्रक्रिया से होती है। ईस्ट किससे बनता है? इन किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है और f हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। सवाल आपका सेंटीमीटर में करके ही दिया जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा पहले। देखिए त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेर्ने ने दिया था। त्रिक पेयर में कौन कौन पेयर बने? ठीक है, ये 3 पेयर बना था। पहला पेयर में कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम बना था। दूसरा पेयर में लिथियम सोडियम पोटेशियम बना था और थर्ड में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का पेयर बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम पहला। दूसरा आपका था लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। थर्ड में हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, चलिए गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के 2 सूत्र हैं, ध्यान रखिए। एक तो आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h1/h होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है m = -v/u होता है। ठीक है, f = r/2 होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। मतलब क्या? फोकस दूरी होती है जो
फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो सकता है 2f भी लिख सकते हैं। चलिए आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है, या प्रकाश का वेग को कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको v से भी, या इसको v से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको v से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या v, तो v इक्वल टू क्या हो सकता है n इंटू लेमडा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और v इक्वल टू जब n का अगर 1/, यहाँ पे n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू आवृत्ति बराबर 1/t आवर्तकाल भी होता है, तो v इक्वल टू λ/t भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वहीं अवतल लेंस में इसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक, अवतल लेंस में आभासी। ठीक है, जबकि यहाँ उल्टा और यहाँ सीधा। कार्य करने की क्षमता अगर पूछे तो इसको कहेंगे ऊर्जा, कार्य करने की दर पूछे तो कहेंगे शक्ति। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो ये वाला फार्मूला आप याद रखें, C/100 इक्वल टू F-32/180। ठीक है, चलिए अगर वेग दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी 4 गुना होगा। कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या, अगर पृथ्वी की सतह पर ये बॉल रखा हुआ तो इसमें कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 0, शून्य होगी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। वहीं दूरदृष्टि अगर पूछ लिया जाए तो दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का।